हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपनी डॉक्ट्राइन की सीरीज को आज आगे लेकर जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, कलरेबल आपको कुछ नाम से समझ में आ रहा होगा। कलर, भाई कलर मतलब कि किसी चीज को आपने चेंज करने की कोशिश करी है। कोई एक प्लेन एरिया था, इस पे आपने कलर लाने की कोशिश करी है। कलरेबल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग। डन। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इस डॉक्ट्राइन को एक और नाम दिया गया है, इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट मींस कुछ इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी गई है। दिस इज ऑल अबाउट दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। व्हाट इट सेज, अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि मान लो कि एक हमने पढ़ा था देयर इज अ कॉल्ड सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल जिसमें हमने पढ़ा था देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट की पावर है लेजिस्लेट करने की, स्टेट लिस्ट जिसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने की, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है लेजिस्लेट करने की। दिस इज ऑल अबाउट द सेवंथ शेड्यूल। एंड हमने इससे पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा था, दैट इज आर्टिकल नंबर 246 अपने डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में, जो कि बताता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में किस किस के पास रिस्पेक्टिव पावर्स हैं। नाउ सपोज कीजिए कि कुछ एक चीज है जो कि मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। एक ए चीज है, मैं ये डायरेक्टली इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता, मेरे पास पावर नहीं है। बट अब मैं इनडायरेक्टली भी इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता। व्हेन आई एम नॉट हैविंग अ डायरेक्ट पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मैं उसको इनडायरेक्टली भी नहीं लेजिस्लेट कर सकता। दिस इज अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। दैट इज व्हाई दिस डॉक्ट्राइन इज आल्सो नोन एज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मींस when the legislature does not possess the power to make law upon a particular subject but nonetheless indirectly makes one. That means कि यहां पर लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ए के ऊपर लेजिस्लेट करने की, रूल्स बनाने की, बट फिर वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली यहां पर कोशिश कर रहा है कि इसको लेजिस्लेट कर सकूं। That is why this is known as fraud on the constitution. Now this doctrine traces its origin to a Latin maxim which is in context implies whatever legislature cannot do directly it cannot do indirectly। भाई अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप इनडायरेक्टली भी इस पे लॉ लाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट possess such power to legislate on a particular subject. This is all about the doctrine of colorable legislation. नाउ हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस प्रोविजन में यहां पर इसके बारे में बात हुई है। दिस डॉक्ट्राइन इज बेसिकली अप्लाइड इन केस ऑफ आर्टिकल नंबर 246 जिसको हम पिथ एंड सब्सटेंस में पढ़ चुके हैं, जो कि डिमार्केट करती है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज कि भाई किस किस के पास कौन कौन सी पावर्स यहां पर है। भाई यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज आएंगी, स्टेट लिस्ट में कितनी एंट्रीज आएंगी, कॉन्करेंट में कितनी एंट्रीज आएंगी। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली 246 आर्टिकल में प्रोवाइड की गई हैं। आपको ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में भी, यहां पर जैसे हमने लास्ट में सेपरेशन ऑफ पावर में किया था, कि प्रीलिम्स में भी कई बार आपको ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस डॉक्ट्रिन हैज नो एप्लीकेशन विद द पावर ऑफ लेजिस्लेचर आर नॉट फेटर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। भाई जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। डन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन रहती है हमारे पास। नाउ इसके सिग्निफिकेंस हम थोड़े पढ़ते हैं वन बाय वन। नंबर 1 हमने पढ़ ही लिया है, इट बैन्स डूइंग थिंग्स इनडायरेक्टली व्हेन डूइंग सो डायरेक्टली इज प्रोहिबिटेड। जब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इट डिटरमिन्स वेदर द लेजिस्लेचर passed a statute, a law within its authorized competency, कि क्या उसने एक पर्टिकुलर जो भी लॉ पास किया है वो उसकी कंपिटेंसी में फॉल करता है कि नहीं करता है, ये चेक कर रहा है। नंबर 3, it puts a check on them and if it discovers incompetence then it becomes invalid। भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लॉ बनाने की पावर नहीं थी, अगर मैंने वहां कोशिश करी तो क्वाइट ऑब्वियस है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो एक तरीके से ये एक कंपिटेंस चेक कर रही है लेजिस्लेटिव बॉडी की कि कहीं वो ओवर रीच तो नहीं कर रही अपनी पावर्स को, यहां पर ये चेक किया जा रहा है। देन whether the ability of certain legislation is called into question, that
दैट वेयर द कलरेबल लेजिस्लेशन अराइजेस। भाई एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर उनकी एबिलिटी है भी कि नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, it develops any time they lack the authority to enact legislation on it because it was not included in the 7th schedule or because of the constraint in part 3 of the constitution or other provision। भाई कुछ पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में कुछ थे कि आपसे नहीं छीन सकते, अब उन्हें पता है कि हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो नाउ दे कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। भाई मैं डायरेक्टली तो आपसे फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता, भाई आप आर्टिकल 32 यूज करेंगे एंड डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली कुछ पावर यूज करे और वो क्या करे, आपसे पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कॉन्स्टेंट लगाने शुरू करे, या आपके जो अदर प्रोविजंस हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं उनके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाने की कोशिश करें। तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन सेज कि भाई आप अपनी कंपिटेंसी के अंतर्गत ही लेजिस्लेट कर सकते हैं, इससे बाहर करने की कोशिश आपने करी इनडायरेक्टली तो क्वाइट ऑब्वियस है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनवैलिड। कई बार जुडिशियल रिव्यू के थ्रू यहां पर जुडिशरी के पास ऐसे केसेस पहुंचते हैं जिन पे ये पाया गया है कि जब डायरेक्टली कोशिश नहीं करती पार्लियामेंट तो कोई एक इनडायरेक्ट तरीका लेकर आती है, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब इससे रिलेटेड मेंस पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक केस आता है आर.एस. जोशी वर्सेस अजीत मिल केस 1977। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द स्टैट्यूट ऑफ फोर्स, स्टैट्यूट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ or extortion on administrative force or misrepresentation on the constitution are articulation which only imply that the assembly is clumsy, it's not serious to authorize a specified law at which the mark of competency is struck on it and afterward it's colorable enactment। long story short, quite obvious है, अगर आप competency नहीं है आपके पास एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर लेजिस्लेट करने की, तो वहां पर आप कोई भी इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ के नहीं ला सकते टू लेजिस्लेट दैट विल कवर अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, एंड वो चैलेंज हो जाएगा इन द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू होगा एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सो दिस इज अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हमारे कुछ डॉक्ट्रिन्स बेसिक दो या तीन अब हमारे पास डॉक्ट्रिन्स बचे हैं मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हमारी डॉक्ट्रिन्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एंड डॉक्ट्रिन की सीरीज को मैं एक तरीके से कहूंगा कि आप इसको करंट अफेयर्स जो भी अभी तक होगा वो तो मैं इसमें अपलोड कर ही दूंगा, अदरवाइज आप इसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करते हुए चलिए, बिकॉज कई बार यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मेंस में देखने को मिले हैं। देन प्रीलिम से रिलेटेड जो भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे मैं आपको साथ साथ पढ़ाता जा रहा हूं, जैसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर में किया, ठीक है, इसमें फिफ्थ एंड सब्सटेंस में आर्टिकल 246 254 को कवर किया, जैसे अभी हमने कलरेबल लेजिस्लेशन में आर्टिकल 246 को कवर किया, 7 शेड्यूल को किया, तो जो भी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट होंगे मैं साथ साथ आपको वो रिवाइज करवाता चलूंगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर ऑन द डॉक्ट्राइन। टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।